दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बाबत औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली में 600 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के बीच अब व्हाइट फंगस के मामले ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में व्हाइट फंगस का एक मामला सामने आया है, जिसमें फंगस के कारण महिला की आंतों में छेद हो गए। व्हाइट फंगस से शरीर को पहुंचे इस तरह के नुकसान का ये दुनिया में पहला केस बताया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना केसों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 1072 केस और 117 मौतें दर्ज की गई। 30 मार्च के बाद एक दिन में ये सबसे कम केस है। 30 मार्च को 992 केस सामने आए थे। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 1.53% हो गई है। 24 मार्च के बाद संक्रमण दर सबसे कम है। 24 मार्च को दर 1.52% थी। 24 घंटे में दिल्ली में 3,725 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 23,812 हो गया है। नीति आयोग के मुताबिक दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के दिए जाने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर हमारा प्रोटोकॉल स्पष्ट है। दोनों डोज एक ही वैक्सीन की दी जाएंगी। अगर अलग अलग डोज दी गई हैं तो इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो भी गया है तो उस व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी। इस चीज को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करें तो कोई इसमें फायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे से आपसे जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर राहत पहुंचाने वाले आंकड़े दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 20 दिन से देश में कोरोना केसों में गिरावट देखी जा रही है। 24 राज्यों में बीते एक हफ्ते में केस लगातार घटे हैं। इसके अलावा 1 मई को जो रिकवरी रेट 81% के पास था, वो अब बढ़कर 90% हो गया है। देश में कोरोना के जितने केस रोजाना सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 10 दिन से रोजाना 3 लाख से कम केस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी से हुई लोगों की मौत का सही आंकड़ा पता करने के लिए 7 सदस्यीय टीमों का गठन किया है। इस टीम में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे, पूर्व सांसद पीएल पुनिया समेत कई अन्य नेता शामिल हैं। कांग्रेस लगातार यूपी में आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रही है। सरकार और ट्विटर अब आमने सामने आ गए हैं। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून और नीतियां बनाने का अधिकार किसी देश का विशेष अधिकार है, जबकि ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया साइट है। ट्विटर ने अपने बयान में गाइडलाइंस का पालन करने से मना किया है, जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए तैयार की हैं। सरकार ने ट्विटर के बयान को भारत को बदनाम करने की साजिश बताया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने डिजिटल मीडिया समेत OTT प्लेटफॉर्म्स को 15 दिन की डेडलाइन दे दी है। इसके तहत ऐसी कंपनियों को ये बताना होगा कि उन्होंने नई गाइडलाइंस को लेकर क्या किया है। सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और नियमों को सख्त किया। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन की अंतिम तारीख समाप्त हो गई। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच घमासान जारी है। IMA रामदेव के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा। फिलहाल इस मामले में रामदेव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने IMA की लिखित शिकायत तो ले ली है, लेकिन मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। दिल्ली के IP स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में IMA की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। इससे पहले IMA रामदेव को 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी भेज चुका है। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की। वहीं राजभवन में शपथ समारोह की तैयारियां हो रही हैं।
इससे माना जा रहा है कि 28 या 29 मई को योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।